यहां अगला जो कॉन्सेप्ट होता है कैपिलरी ट्यूब। पहले हम बेटा कैपिलरिटी, ये पूरी टॉपिक का नाम है जिससे हमें सीखना है, और उसमें सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कैपिलरी ट्यूब क्या होता है। कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब का मतलब होता है ए ट्यूब ऑफ fine bore and uniform area of cross-section, throughout its length, cross-section throughout its length, मतलब एक ऐसी ट्यूब जिसका फाइन बोर हो। बोर मतलब मिश्रा जी गांव में सुने होंगे ना, बोरिंग पे चलते हैं या बोरिंग करवा लो जी। हाँ, तो उस बोरिंग में क्या होता है, अब जब कभी गांव में नलका गड़ा हो और तुमने अगर देखा हो तो देखना, सारी जो पाइप होती है ना सब एक ही एरिया ऑफ सेक्शन की होती है, पहला। और दूसरी बात, पाइप की थिकनेस बहुत ही कम रखी जाती है। पहले लोग जो जब तक ये कैपिलरी एक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से लोग नहीं समझे थे, तो मैंने कहा ना कई 100 साल लोगों को लग गए। पहले लोग गांव में कुआं खोदता था, एक पतला सा कुआं जिसकी डेप्थ हो, और उस कुएं में पानी अपने आप ही आ जाते थे। और मैं आपको एक और बेसिक डिफरेंस समझाऊं कि जब कभी आप न्यूज देखते होंगे ना कि भाई राजस्थान में कुएं में बच्चा बोरवेल में गिरा, इतने टाइम लोग लगे निकालने में, तुमने जब भी ये बात सुनी होगी न्यूज, लगता है यार कमाल है, हमारे यूपी बिहार में तो बंदा नहाने के लिए कूद जाता है और इनार साफ करके वापस, इसको हम लोग इनार भी कहते हैं, एक वर्ड होता है गांव में, कुआं कह लो, तो उस इनार में लोग कूदता है और सफाई करके बाहर निकल जाता है। तो फिर राजस्थान में लोग मर क्यों जाते हैं, इतना कैसे हो गया जी? क्योंकि बेटा वहां पे पानी का लेवल के लिए जो बोर होता है ना, उसका जो कुआं का थिकनेस, एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन काफी पतली रखी जाती है, क्योंकि वहां वाटर लेवल काफी नीचे। हमारे यहाँ थोड़ा चौड़ा होता है जिसमें 2 4 10 लोग कूद सकते हैं। अगर कोई गलती से गांव में कोई लेडीज जो है झगड़ा करके, पहले लोग ने देखना जाके कुएं में कूद जाते थे, काफी सारे फिल्में भी इस पे बनी होंगी जिसमें हीरोइन जो है झगड़ा हुई और या दुखी हुई, जाकर के क्या हो गया बेटा, कुएं में कूद गई, लेकिन फिर हीरो ने उसको कूद करके बचा लिया। राजस्थान में नहीं बचा सकते क्योंकि उसमें घुसने का एक ही बंदे का रास्ता था, दूसरा निकल भी नहीं सकता। तो देखना हमेशा साइड से पहले होल की जाती है, 2 2 दिन लग जाते हैं तो जाकर उनको निकाला जाता है। ये है एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन का कमाल। तो तुम्हारे जो नलके हैं और कुएं में ज्यादा फर्क नहीं है, बस एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन का फर्क है। मतलब आशीष पटेल के गांव में एक कुआं है जहां पानी 30 फीट नीचे दिखता है कि अरे पानी कभी खत्म नहीं होता, पानी निकालते रहो, और उसी के कुएं के 50 मीटर डिस्टेंस पे एक पतला सा कुआं है जिसको हम नलका कहते हैं, जिसका एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन काफी पतला है, और वहां आराम से एक हैंड पंप मारता है और पानी बाहर निकल जाता है। ये है कैपिलरी एक्शन का, इसको हम कहते हैं, वो ट्यूब जो हमने लगाया उसका नाम था कैपिलरी ट्यूब, तो इसलिए उसको हमने कहा फाइन बोर, यहीं से वर्ड यूज किया गया बोरिंग। बोर मतलब यही है बेटा कि जितने पाइप लगे होंगे सबका एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम होगा, इसलिए गांव में लोग कहते हैं चल भाई बोरिंग करवाते हैं, ये इसका रीजन। और इसमें जो होगा बेटा, कैपिलरिटी का मतलब क्या है? कैपिलरिटी जो है इसी ट्यूब में जो होता है उसकी बात करते हैं। मतलब इट इज ए फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। अब सारे के सारे लिक्विड बाहर आ जाए ग्राउंड से, बोरिंग से, ये जरूरी नहीं है, उसके लिए कंडीशन है कौन सा लिक्विड बाहर आएगा और कौन सा नहीं आएगा, क्योंकि सारा खेल तो प्रेशर का है, प्रेशर से ही लिक्विड की फ्लो डिसाइड होगी। तो देखिए वहां पे क्या होगा, मतलब राइज और फॉल। इसका सेंस ये है कि अगर हम किसी कंटेनर में, आज के बाद कभी जूस पीना तो ध्यान रखना,
जैसे तुम स्ट्रॉ डालते हो ना, जूस की लेवल उस स्ट्रॉ में थोड़ी ऊपर चली जाती है, वो उसका कैपिलरी एक्शन है। इसमें यही होता है बेटा। यहां देखिए, अगर एक लिक्विड को हमने रखा है यहां पे, जैसे इसमें हम एक पतली सी ट्यूब डालेंगे, इस लिक्विड का लेवल देखो ध्यान से, मैं कैपिलरी ट्यूब को यहां दिखा रहा हूं। जैसे इसको हम ये कैपिलरी ट्यूब है, जैसे इसमें डिप करोगे, इस ट्यूब के डिप करते ही इसमें जो लिक्विड का लेवल है ना, वो ऊपर चला जाएगा ऐसे। मतलब बाकी जगह पानी यहां पे होगा तो इसका यहां पे होगा। अगर इसी को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। अगर ये ना होता तो एक टॉवेल ले कॉटन का, आज ही घर पे ट्राई कर लेना। टॉवेल कॉटन का लो, उसको उसके एक एंड को पानी में डालो और दूसरे को हाथ से पकड़ के रखो, देखो धीरे धीरे पानी खुद ब खुद तेरे हाथ तक पहुंच जाएगा भीगता हुआ। ठीक है ना, इसलिए कॉटन कहते हैं ना, वाटर को सक कर लेता है। सकिंग ऑफ वाटर ऑफ ए कॉटन इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। तुम्हारे ब्लड में जितने भी, बॉडी में जितने ब्लड की सर्कुलेशन है, वो सब कैपिलरी एक्शन के एग्जाम्पल है। तूने कोई मशीन थोड़ी लगा रखी है जो खींच रहा है लेके जा रहा है बेटा, ये सब कैपिलरी एक्शन से काम हो रहा है। दिवाली में जो कॉटन रिंग्स होती हैं, जो दिए बनाते हैं, वो कॉटन कपड़ों के बनाते हैं, ताकि उससे ऑयल जो है देखना, कॉटन लगा दो सारी तेल जल जाती है और कॉटन एज इट इज बचा रहता है। गांव में जो लैंप और लालटेन लोग इस्तेमाल करते थे, उसमें एक पट्टी आती थी कॉटन विंग्स की, जो लोग लगाते थे। एक एक कॉटन विंग्स जो है ना, साल साल भर चलते थे बेटा। वो तभी जलता था जब तेल खत्म हो जाते थे, वरना वो जलेगा नहीं। तेल आता रहेगा, तेल जलता रहेगा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है, वो सब जो मैं कह रहा हूं, वो सारे कैपिलरी एक्शन के एग्जाम्पल हैं। उसी को कैपिलरिटी कहते हैं। ठीक है ना, तो कैपिलरिटी मतलब कैपिलरी एक्शन। और वो क्यों होता है? क्योंकि उसका नेचर है। अब देखो ध्यान से, दूसरा कंडीशन, ये जरूरी नहीं है कि सब लिक्विड ऊपर ही जाए। अगर हमने किसी ऐसे लिक्विड को रखा जैसे कि मरकरी, और अगर इसमें हमने किसी कैपिलरी ट्यूब को डाला ना, तो उसका अंजाम कुछ ऐसा होगा। देखो ध्यान से, अगर इसमें हमने किसी कैपिलरी ट्यूब को डाला, तो इसमें लिक्विड जो होगी वो नीचे चली जाएगी। इसीलिए मैंने कहा इसका नाम है कैपिलरी एक्शन। यहां लिखा है ना, इट इज ए फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड। यहां पे एच हाइट नीचे चला गया, यहां पे एच डैश हाइट या कुछ भी ऊपर आ गया। एच डैश, और ये एच है और ये एच डैश है। तो मैंने लिखा ना, इट इज ए फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड। rise and fall of liquid in a capillary tube is called capillarity। तो मैंने कहा नेचर डिसाइड करेगा। अगर किसी लिक्विड का नेचर कॉन्केव है तो ऊपर जाएगा, और कॉन्वेक्स है तो नीचे आएगा। इसीलिए इसको और सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। इसको हम कहते हैं एसेंट फॉर्मूला, कि हम हाइट कैसे पता चला, आपने कैसे निकाला कि ये कहानी बन गई बेटा। एसेंट नाम बहुत कॉमन है, और आपको अगर याद होगा तो मैं जब भी किसी चीज की बात होती है ना, जैसे आजकल के जो भी हम मशीन्स लेते हैं, उसमें जो वर्ड डिस्कस की जाती है टेक्निकल वर्ड होती है, और सारे टेक्निकल वर्ड जो होते हैं इसका लिंक कहीं ना कहीं फिजिक्स से होता है और उसको समझा जाता है। आपको याद होगा इंडिया की फर्स्ट लग्जरी कार, अगेन आई से लग्जरी कार, जो इंसानों के कंट्रोल में था, मतलब हर आदमी जो कॉमन मैन खरीद सकता था। ठीक है ना, अरे मर्सिडीज अम्पाला तो अलग की बात होगी, वरना सासाराम या बनारस में या दिल्ली में मैक्सिमम गाड़ियां जो चलती थी पहले, आज के 90s के ज़माने में 30 साल पहले, वो जो गाड़ी थी ना, वो होती थी मारुति का वैन ले लो, मारुति का 800 ले लो, मारुति का जीन ले लो, बस यही चलता था बेटा। उससे थोड़ा सा और पहले जाओगे ना तो और भी कमाल था। फिर जब तक मारुति कंपनी नहीं थी, वो तो क्रेडिट गोज टू संजय गांधी जो मारुति से टाइप किए, वरना पहले गाड़ी आती थी फिएट, उसके बाद से जो गाड़ियां होती थी बेटा वो एम्बेसडर। तो जो बड़े बड़े लोग होते थे ना, एम्बेसडर गाड़ियां रखते थे, और एम्बेसडर गाड़ी में एसी वेसी नहीं होता था सुमांगी, वो लोग साइड में पंखे लगा के रखते थे जो डीसी मोटर से चलता था। ठीक है ना, और बड़ा प्राउडली फील करते थे, देखो यार पंखा चल रहा है, तो कार के अंदर पंखा, एसी तो बहुत दूर की बात है। तो वो लोग उस कार में, एम्बेसडर कार में साइड में दो पंखे लगा के हवा खाते थे, और हमें लगता था कितने वीआईपी लोग। द फर्स्ट कार जिसने हमें समझाया
कि कार में एसी चल सकती है नॉर्मली, और कार सिर्फ चलने के लिए नहीं है, उसमें आप समय गुजारते हैं तो उसकी डैशबोर्ड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी लग्जरी फीलिंग होनी चाहिए। आप जैसे बेडरूम में फील करते हैं वैसा फील करें, ये नहीं कि कहीं चटाई लगा के सो गए बेटा, ठीक है ना। वो था हुंडई की एसेंट कार। एसेंट इसलिए उसका नाम रखा गया क्योंकि एसेंट फॉर्मूला बेस्ड था। उस कंपनी की ये थॉट थी कि जब ये गाड़ी मार्केट में आएगी तो लोगों के थॉट को लिफ्ट कर देगी, मतलब लोगों के थॉट में एक कैपिलरी एक्शन होगा जिसके बाद लोग कार की मीनिंग समझना शुरू कर देंगे, और वही हुआ भी। आज जब हम कार खरीदने जाते हैं तो कोई ये नहीं पूछता है कि भाई कार चलती है कि नहीं चलती है, कौन पूछता है रे? आजकल तो ये पूछते हैं कि कार की इंटीरियर कैसी है जी। देखो 20 साल में सब कुछ 30 साल में बदल गया। अब हम कार के इंटीरियर के ऊपर काम करते हैं, वरना चलती तो सारी कार है, फिर कार 2 लाख की से 6 लाख की महंगी मिलती है। तो कार से ज्यादा कीमत आज उस एसेंट का हो गया जो हम अपने पास बैठने के बाद फील करते हैं कि ये चीज होना चाहिए। तो द फर्स्ट कार ऑफ इंडिया हु फील लग्जरियस इज कॉल्ड, फॉर द कॉमन मैन इज कॉल्ड एसेंट। हुंडई की एसेंट कार थी, और वो ही एसेंट फॉर्मूला यहां से डेवलप हुआ था बेटा। इसी को देख करके कंपनी ने नाम रखा था एसेंट फॉर्मूला, जो हमें ये बताएगा हाउ वी डिटरमाइन द एंगल, द राइज ऑफ हाइट ऑफ ए लिक्विड इन कैपिलरी। ठीक है ना, नोट करो, फिर इसकी बात करते हैं। चलो बेटा, अब यहां देखो जो हाइट, इसके थोड़े से आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स की बात कर ले, कैसे क्वेश्चन बनेंगे। यहां देखो, जब भी हम किसी लिक्विड को लिक्विड में या लिक्विड कंटेनर में किसी कैपिलरी ट्यूब को डिप करते हैं, एसेंट फॉर्मूला इसको लिखते हैं राइज ऑफ हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के अंदर कैसे हम हाइट को कैलकुलेट करें उसके बारे में बात करें। यहां देख बेटा, जैसे हम किसी कंटेनर में किसी कैपिलरी ट्यूब को डिप करेंगे, ये रहा, ये इसका सरफेस है। जैसे आप एक ट्यूब को डिप करोगे इसके अंदर, उस ट्यूब में लिक्विड की लेवल ऊपर बढ़ जाएगी, लेवल ऊपर की ओर। ये रहा, ये कैपिलरी ट्यूब, इसमें जैसे हमने डिप किया, इसकी हाइट जो है बेटा लिक्विड की, वो यहां तक चलेगी। ये रहा। अब ये पॉजिटिव या निगेटिव बेटा डेरिवेशंस तो आपको करना नहीं, आपको पहले फॉर्मूला समझना है, उससे एक्सप्लेनेशन समझना है कैसे कैसे बातें हो सकती हैं, ठीक है ना। और मैं सारे बच्चों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं जो तुम लोग बिल्कुल नहीं सुनते कि अपने वीडियो को हमेशा ऑन करके रखा करो, लेकिन आशिका, नेहा और शिक्षा को ये बात समझ में नहीं आती है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। चलिए, नेहा कौशिक, अब सुबह की तरह नेट खराब है क्या? सुबह यूट्यूब बेटा थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ठीक है ना। चलो, बार बार बोलना अच्छी बात थोड़ी होती है बेटा, एक ही चीज को, समझदार तो हो ही तुम। चलिए नेक्स्ट, यहां देखो, ये जो हाइट है h, इसकी वैल्यू होती है h इज इक्वल टू 2s अपॉन r रो इंटू जी। अब देखो, एक गलती बिल्कुल नहीं करनी, से देखेंगे। हाइट ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला जो है यहां पे वो है h अपॉन 2s डिवाइड बाई r रो इंटू जी। इट्स ए कैपिटल R, और कैपिटल R जो है ना यहां पे, वो रेडियस ऑफ ट्यूब नहीं है। बिल्कुल मैंने सही कहा जो आपने सुना। ये R जो होता है वो होता है रेडियस ऑफ मिनिस्कस। अब आप कहोगे सर ये क्या मुसीबत है? मिनिस्कस का मतलब फ्री सरफेस, क्योंकि सरफेस टेंशन की वैल्यू उसी पर डिपेंड करती है। ये R S यहां पे सरफेस टेंशन है, S सरफेस टेंशन, रो इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड,
ऑफ लिक्विड, और जी जो है बेटा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसकी वैल्यू। अब हमें यह समझना है कि सर रेडियस ऑफ मेनिस्कस और रेडियस ऑफ ट्यूब में रिलेशन क्या है, तो उसका रिलेशन मैं यहां पे लिखता हूं। देखो ये आपका कैपिलरी ट्यूब है। अब इसमें बेटा एक एक चीज को समझो, कहां पे कौन सी कंडीशन, और ये होता है मेनिस्कस कहते हैं फ्री सरफेस। इसका जो सेंटर होगा ये स्फेरिकल है, तो अगर हम एक स्फीयर बनाएं तो इसका सेंटर यहां होगा, और जो आर है ना वो आर इसके सेंटर से इसके बीच तक का डिस्टेंस है, ये हो गया कैपिटल है, ये हो गया। तो ट्यूब का रेडियस कैसे दिखाएंगे? ट्यूब की रेडियस के लिए बेटा आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसको यहां पे ज्वाइन कीजिए पीछे की ओर, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ ट्यूब। तो देखो स्मॉल आर जो है ना, स्मॉल आर रेडियस ऑफ, स्मॉल आर जो है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब को हमें स्मॉल आर से लिखेंगे और कैपिटल आर को रेडियस ऑफ मेनिस्कस से लिखेंगे। तो इन दोनों को हम रेट कैसे करेंगे वो यहां से देखें। अगर हम इस लाइन को ज्वाइन करें तो यहां पे ये इस लाइन को आप ज्वाइन कर दो, ये आर है नीचे वाला, ये भी आर ही होगा, और ये आपका होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि लिक्विड ये रहा, ये थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है और ये थीटा है। अब हम इस वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस है स्मॉल आर, हाइपोटेन्यूस है कैपिटल आर, और फिर हम यहां पे कह सकते हैं जहां पे कैपिटल आर है वहां पे आर स्मॉल आर अपॉन cos थीटा। ये है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ मेनिस्कस एंड रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। इस फॉर्मूले को उठा के जब यहां पे रखोगे तो इसका वैल्यू अलग हो जाएगा, और वहां से हम हाइट पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन पहले इसको लिखो फिर मैं इसको समझाता हूं। डायग्राम ड्रॉ करो, इसको नोट करो, फिर मैं रिलेशन बताता हूं कि यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो ये h निकालने का फॉर्मूला जो हाइट है उसको हम यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया बेटा? चलो अब यहां देखना, बस ये स्पेस चाहिए, इतना काफी है। इस वैल्यू को हम यहां से h को लिख सकते हैं 2s अपॉन r डिवाइड बाई cos थीटा इंटू रो इंटू जी। h इज इक्वल टू हो जाएगा 2s cos थीटा अपॉन r रो इंटू जी। अब कुछ बातें जो बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी बेटा। पहला, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब फिक्स है, उसमें कुछ मैं नहीं कर सकता। डेंसिटी ऑफ लिक्विड फॉर ए गिवन लिक्विड फिक्स होता है बेटा। ग्रेविटी हर जगह फिक्स है जिस पे पॉइंट पे आप काम कर रहे हैं, और एज सरफेस टेंशन वो भी नेचर पे डिपेंड करता है, वो भी फॉर ए गिवन लिक्विड फिक्स होता है। तो फिर बदलेगा क्या? देखो cos थीटा, यहीं से तो सारी कहानी है। केस 1, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, h की वैल्यू 0, अगर हमने किसी ऐसे लिक्विड में उस कैपिलरी ट्यूब को डिप किया जिसका सरफेस फ्लैट है, मेनिस्कस प्लेन है, वैसे कंडीशन में कोई राइज ऑफ हाइट ऑफ लिक्विड नहीं होगी, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होगा, और वैसे केस में एंगल ऑफ जो कांटेक्ट है वो 90 ही बनता है। केस 2, जैसे कि वाटर के केस में जिसका कॉनकेव मेनिस्कस है, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 से छोटा है तो h की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये बात पक्की रही कि वैसे केस में लिक्विड हमेशा ऊपर जाएगा, उसको राइज करना ही पड़ेगा।
कोई और ऑप्शन नहीं। एंड केस 3, अगर थीटा की वैल्यू, केस 3 अगर थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90 है तो हाइट की वैल्यू नेगेटिव होगी, मरकरी को नीचे आना ही पड़ेगा। ये सारी की सारी कंडीशन एंगल ऑफ कांटेक्ट से डिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इसका मतलब है। ठीक है, चलो ये नीचे वाला डायग्राम ड्रॉ कर लिया बेटा, यहां से इसको हटा दूं मैं। चलो अब यहां देखो, बड़ी अच्छे से क्वेश्चन यहां से बनता है जिसको हम लोग कहते हैं राइज ऑफ हाइट ऑफ लिक्विड इन इनसफिशिएंट लेंथ। ऐसे कंसेप्चुअली क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में और कई बार लगातार पूछेगा, इसलिए इसको समझाया है। नोट करके मैं इसको लिखूं, हेडिंग डालना है राइज ऑफ हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, इन कैपिलरी ट्यूब। मैं इसको एक पहले एग्जांपल से समझाऊं फिर मैं बात करूंगा, और इसके लिए पांडे जी मेरे सामने आए और थोड़ी बात पांडे जी से हो जाए। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इस एग्जांपल को समझने के लिए पांडे से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो पांडे जी को आज ये बात समझ में आई कि अरे कैपिलरी रिएक्शन भी जैसा कोई चीज होता है। मतलब दिए से तेल इसलिए खत्म हो जाते थे क्योंकि हमने विंग्स किसकी लगा रखी थी, कॉटन की। राइट, समझ में आ गई ना बात। अब इसने क्या किया, घर पे एक पतली सी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब बाहर से लेके आई जो सस्ता ही मिलता है, उसको पानी में रखा और जैसे उसने पानी में डिप किया उसमें लिक्विड यूं ऊपर चढ़ गया बेटा, और उसकी हाइट जो है बेटा से 50 सेंटीमीटर चढ़ गई, और उसके पास जो कैपिलरी ट्यूब थी उसका लेंथ जो था वो 60 या 70 सेंटीमीटर था, या 60 सेंटीमीटर था। उसने पानी में डिप किया, उसकी हाइट 50 चढ़ गई। ये खुश हो गई और ये चीज अपने भाई को समझाने की कोशिश करे कि देख ये होता है साइंस। बोलता है ना हमेशा किताबें पढ़ती रहती है, ठीक है ना, क्या इसका फायदा है, आप मुझे दिखाते हो, ठीक है ना। लेकिन इसी खुशी में भाई भागता हुआ, इसने इतना जोर से चिल्लाया कि भाई भागता हुआ आया और जैसे आया ना इसके हाथ से लग के वो ट्यूब नीचे गिर गया, टूट गया। और जो उसका सबसे बड़ा पीस बचा ना उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ा। अब ये कंफ्यूजन में पड़ी है कि अरे यार 60 सेंटीमीटर की जब लंबी ट्यूब हमने पानी में डिप किया था तो उसमें हाइट 50 सेंटीमीटर गई थी, अब ये लेंथ ही मेरे पास कितना बचा है, 20 सेंटीमीटर। तो ऐसे तो मैं पानी डालूंगी, पानी में जैसे इसको मैं समर्ज करूंगी, पानी में जैसे इसको डिप करूंगी, सारे पानी बाहर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। इसलिए नहीं होगा, उसका रीजन यहां पे फॉर्मूला जो है H is equal to 2s upon r rho into g. R is radius of meniscus. इसको मल्टीप्लाई कर दो, H into R को एक साथ, ये हो जाएगा 2s upon rho into g. इसकी वैल्यू सेम टेम्परेचर पे और सेम लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन, डेंसिटी और जी हमेशा सेम रहता है। मतलब हम कहेंगे ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा कब, एट सेम टेम्परेचर एंड फॉर सेम लिक्विड, सेम लिक्विड, ये दो काम के लिए सेम टेम्परेचर और सेम लिक्विड में हमेशा इसकी वैल्यू, ये फर्क पड़ेगा इसका। ऐसे कंडीशन में हम ये कहेंगे कि यानी कि जो इसने कंटेनर यूज किया है और इसके कमरे का टेम्परेचर चूंकि सेम है तो H इंटू आर की वैल्यू सेम होगी। मतलब H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब लिक्विड कभी ओवरफ्लो नहीं करेगा। जितनी तुम्हारी छोटी ट्यूब होती जाएगी, मतलब जितना हाइट कम होते जाएगा, रेडियस जो होगा उतनी फ्लैट होता जाएगा, प्लेन बनता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा। जितनी छोटी लेंथ होगी ट्यूब की उतना ही रेडियस बढ़ता जाएगा एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर एक पानी के अंदर हमने एक कैपिलरी ट्यूब 1 मीटर लंबी लगाई है और एक अगर 50 सेंटीमीटर लगाई है तो दोनों में हाइट राइज का फर्क पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं क्या मतलब फिजिक्स से कह रहा है कि जो सबसे छोटी पीस तेरी बच गई ना, जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर थी, उसको भी जब तो पानी में डिप करेगी उससे पानी बाहर नहीं आएगा, राइज ऑफ हाइट में सरफेस प्लेन हो जाएगा, फ्लैट होता जाएगा, बट लिक्विड कभी ओवरफ्लो नहीं कर सकता। ऊपर चढ़ेगा बट ओवरफ्लो नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि जब तूने 60 सेंटीमीटर का ट्यूब डिप किया, हाइट 50 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो अब हम 5 सेंटीमीटर का डालेंगे तो भी हाइट 50 ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर आ जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना है। और ये कंडीशन है कि आखिर हम इनसफिशिएंट लेंथ चाहे जितना भी छोटा क्यों ना लें, कभी भी लिक्विड ओवरफ्लो नहीं हो सकता।
ठीक है ना। मैं तुम्हें एक और सिंपल से एग्जांपल से चीजों को समझाता हूं जो सबके लिए होता है। आखिर टेम्परेचर कैसे रोल प्ले करता है राइज ऑफ या किसी भी कैपिलरी रिएक्शन में। बेटा आपको पता है कि जब भी देखना गांव में या छोटे शहरों में बात करते बेटा, इसलिए क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकलिटी ज्यादा मिलती है। शहर में चीजें जो है ना बच्चों को बनी बनाई चीजें मिलती है, गांव में बहुत कुछ सीखने के लिए होता है। वहां पे जो सबसे गंदे कपड़े होते हैं ना, सबसे गंदे कपड़े, उसको धुलने के लिए चूंकि एरियल वगैरह नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो जानते हो क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। कभी देखा है गर्म पानी में काफी गंदे कपड़े को धोने की कोशिश करना। और पानी क्यों गर्म की जाती है उसका भी रीजन ये होता है, क्योंकि हमेशा कहते हैं नहीं ये मेरे यहाँ का पानी से जो है ना कपड़ा ठीक से साफ नहीं होता, इसलिए पानी गर्म करना पड़ता है। और गर्म करने के पीछे रीजन ये होता है कि हम उसके सरफेस टेंशन की वैल्यू को शिफ्ट करते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सरफेस टेंशन बढ़ेगा, प्रेशर डिफरेंस चेंज होगा और हार्ड वाटर धीरे धीरे सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और इसलिए उसे धुलना आसान होगा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। इसलिए मैंने कहा सेम टेम्परेचर सेम लिक्विड, दोनों कंडीशन में हमेशा इसकी वैल्यू सेम रहती है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। इट इज कांस्टेंट फॉर, मैं दोबारा यहां लिख रहा हूं, कांस्टेंट फॉर सेम लिक्विड, लिक्विड सेम होना चाहिए एंड एट सेम टेम्परेचर, हमेशा ये कंडीशन काम करे। ये जो है इसको हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स। ये जो हिस्सा था जो हमने सीखा वो हाइड्रोस्टैटिक्स वाला हिस्सा था जिसको हमें समझना था, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको।